प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना। G7 और क्वाड सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, होम्योपैथिक औषधियों की खरीद के लिए पीएसयू को किया जाए सूचीबद्ध। और झारखंड समेत देश भर में महिलाओं ने वट सावित्री के मौके पर पति की दीर्घायु की कामना रखा व्रत। बरगद पेड़ के नीचे की पूजा अर्चना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा श्री मोदी क्वाड बैठक समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May. And the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister of Australia comes, as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है।
प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से भेंट कर उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। वर्तमान संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान की कमी महसूस की जा रही थी। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था, जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नियुक्त होने वाले सभी शिक्षक राज्य के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे। समारोह के दौरान स्थानीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें संताली, मुंडारी, कुड़ुख एवं अन्य भाषा शामिल हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को घर घर पहुंचाने का आग्रह किया है। गिरिडीह जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। बैठक को विधायक बिरंची नारायण और केदार हाजरा ने भी संबोधित किया। वो उसी जात पात में बटा इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर अभियान क्योंकि 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने ये तय किया है कि हर जो उपलब्धि हमारी रही है, भारत सरकार के जो काम रहे हैं, जन जन तक पहुंचाना। 30 मई से 30 जून तक ये महा जनसंपर्क अभियान चलेगा। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम था और उसमें बड़ी रैलियां भी लोगों तक, आम जन तक हम पहुंचे, इस पर भी कार्यक्रम चलेगा।
संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रशिक्षु स्वयंसेवकों से राष्ट्रहित में काम करने का आग्रह किया है। लोहरदगा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड बिहार के 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग में श्री भागवत ने प्रशिक्षु स्वयंसेवकों को संघ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। प्रशिक्षण वर्ग में आज चौथे दिन लोहरदगा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज 2 नए जजों प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। केवी विश्वनाथन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। जस्टिस प्रशांत कुमार इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह जमशेदपुर जिला 20 सूत्री के प्रभारी मिथिलेश ठाकुर ने कल उपायुक्त कार्यालय में बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कुछ योजनाओं की गति धीमी होने पर असंतोष जाहिर किया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला के उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार जी और सारे 20 सूत्री के सदस्यगण, जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित हुए और सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत यहाँ जो भी सरकार की योजनाएं हैं सभी विभागों की उनकी प्रगति संतोषजनक है और आगे जो भी कमियां हैं, जहां जो भी सदस्यों के द्वारा और जो भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई, जो समस्याएं बताई गई, क्या क्या मुख्य समस्या उन पर हर एक विभाग से संबंधित, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो या पेयजल की बात हो, विद्युत विभाग की बात हो, सभी विभागों से संबंधित कहीं कहीं कोई कमियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष मंत्रालय से होम्योपैथिक दवाइयों की खरीदारी के लिए पीएसयू को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कल आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि पीएसयू सूचीबद्ध नहीं होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं की खरीदारी में कठिनाई होती है। उन्होंने आयुष कार्यक्रमों के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों एवं योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का आग्रह भी मंत्रालय से किया। और जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद अधिवक्ता चंदन चौबे सहित 8 लोगों को कल कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अधिवक्ता सहित सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल थे। झारखंड विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की अध्यक्ष सविता महतो ने कल साहिबगंज जिले के महादेवगंज, मारीकुटी और तालझारी में संचालित दर्जन भर क्रशरों एवं पत्थर खदानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खदानों से पत्थर निकाले जाने के कारण पहाड़ों पर कम हो रही पेड़ों की संख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को पौधारोपण करने का निर्देश दिया। और अब बात वट सावित्री की। झारखंड सहित देश भर में आज भक्ति भाव के साथ वट सावित्री की पूजा की जा रही है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की उन्नति के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना श्रेयस्कर माना जाता है।
उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था एवं विश्वास के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। वट सावित्री पूजा को लेकर जिले के वट वृक्षों के नीचे महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि अपने पति की लंबी आयु के लिए यह पूजा करती हैं। वाली शुद्ध पवित्र व्रत है जो हर सुहागवती नारी जो है इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। इसीलिए ये पर्व जो है वो 3 दिनों की बना है, लेकिन एक ही दिन ये विशेष करके पर्व को उत्सव मनाते हैं लोग। और इस पर्व को मनाने से उनकी पति की आयु की बढ़ोतरी होती है, उनकी आत्मा में मन में शांति मिलती है। यही हमारे धर्मशास्त्र में है। वेल्थ सब चीज़ के लिए थैंक यू। का पूजा किए हैं? वट सावित्री का पूजा है, वर भगवान का पूजा होता है। इसमें किसकी कथा? ये सावित्री सत्यवान और सावित्री की कथा है। क्या कथा? कथा है कि सत्यवान बीमार पड़ते हैं तो उनकी पत्नी उनके लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, और जब आता है वो प्राण हरने तो वो पूजा रखती है, उपवास में रहती है, और इसके कारण वो लौट जाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पुलिस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ से आए कुल 21 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के साथ डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बैठक की। इस बैठक में परिचय के साथ साथ विधिक विषयों तथा अनुसंधानकों एवं अभियोजनों के समन्वय से फुल प्रूफ अनुसंधान करने तथा साक्ष्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने पर विचार विमर्श भी किया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी किए जाने की संभावना है। इसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। रांची के उपायुक्त सह अनुकंपा समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति ने सामान्य और उग्रवाद से संबंधित अभ्यावेदनों पर चर्चा की। साथ ही जिले में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों के एसीपी, एमईसीपी अनुकंपा प्रमोशन से संबंधित कई निर्णय लिए गए। हजारीबाग पुलिस ने एनटीपीसी की अधिकृत कंपनी ऋत्विक के अधिकारी शरद बाबू की हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि इस हत्याकांड में आपराधिक सरगना अमन साहू गिरोह का हाथ है। हत्याकांड में शामिल रामचंद्र सोनी उर्फ रामा सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के रेलवे आरी कॉलोनी स्थित पी ब्लॉक में चोरों ने एक क्वार्टर का ताला तोड़कर करीब 20 लाख के गहने, नकदी और कीमती सामानों की चोरी कर ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र के खिंडा भंडार टोली में बड़े भाई ने छोटे भाई को लाठी से पीट कर मार डाला। साथ ही चौकीदार के साथ कुरडेग थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 150 बोरा डोडा लदा ट्रक जब्त किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के विजयगिरी से एक ट्रक में डोडा की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस को ये सफलता मिली है। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के डुंगरीडीह का रहने वाला है। इसके पास से 1 किलो 250 ग्राम अफीम, एक चाकू, एक देसी पिस्टल और बिना नंबर प्लेट का एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत गनगिरा और ओस्केया गांव की सीमा पर एक खेत के किनारे से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर उसे सुरक्षित रख दिया है। इस संबंध में मुरहू थाने में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है।
गुमला जिले में एसएचजी महिलाओं के हाथों झारखंड की पहले मिलेट कैफे का उद्घाटन हुआ। अल्बर्ट टेका स्टेडियम के समीप मेन रोड में निर्मित मिलेट कैफे में जोहार ब्रांड तले रागी से निर्मित दर्जनों उत्पादों को सजाया गया है, जहां से लोग उसकी खरीदारी कर सकेंगे। मौके पर अन्य लोगों के अलावा उपायुक्त सुशांत गौरव भी मौजूद थे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास करने पर लगी रोक हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के बाद रांची और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रामगढ़ जिले के बॉक्सरों की ट्रेनिंग बॉक्सिंग संघ के पदाधिकारियों के समक्ष हुई। जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बलजीत सिंह बेदी ने बताया कि बालिका एवं बालक वर्ग के सभी कैटेगरी के चयनित बॉक्सर नावामुंडी में होने वाले स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर आंधी के साथ हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आगामी 23 मई तक यही हालात बने रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज और कल राज्य के पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने इन 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 17 मिलीमीटर और पथरगामा में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। कोल्हान और उससे सटे इलाकों में कुछ जगहों पे हीट वेव जैसी भी स्थिति बनती हुई कल में दिखाई दी है। और अब बाकी जगहों में जैसे अब बात किया जाए तो अगर उत्तर पूर्वी भाग में बात की जाए तो थोड़ा बादल होने के कारण कल टेम्परेचर उतना वहां पे सर्ज नहीं किया। बाकी हिस्सों में जैसे पलामू संभाग में टेम्परेचर काफी हाई था और रांची आसपास इलाकों में भी 38-39 के आसपास में टेम्परेचर रहा कुछ जगह में। गर्मी के बढ़ते ही राजधानी रांची के कुंभकारों की दुकानों में मिट्टी के घड़े खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई है। इन दिनों बाजार में तरह तरह के मिट्टी के घड़े उपलब्ध हैं। घड़ों को देसी फ्रीज कहा जाता है। राजधानी रांची में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही इनकी बिक्री भी काफी बढ़ गई है। इसके खरीदारों का कहना है कि मिट्टी के घड़ों में पानी की शीतलता बरकरार रहती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। इसीलिए हम लोग घड़ा गर्मी में जरूर लेते हैं। गर्मी में थोड़ा पानी ठंडा रहता है जी। हम लोग घड़ा का यूज करते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, पानी ठंडा रहता है, इसके लिए भी अच्छा है। वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हरमू रांची के कुंभकार गंगाधर प्रजापति कहते हैं कि अब फिर से लोग मिट्टी के बर्तनों का रुख कर रहे हैं। गर्मी आते ही मिट्टी के घड़ों की डिमांड खूब बढ़ जाती है। अभी और मॉडलिंग होते जा रहा है प्रकृति के अनुसार और ये गर्मी के अनुसार जो है सभी को जो जैसा भी डिजाइन और मॉडलिंग का मैंने जो सामान चाहिए उस प्रकार का आदमी ले जाते हैं। अपना ऑफिस दफ्तर हॉस्पिटल वगैरह में सब रखते हैं। वे बताते हैं कि समय के साथ मिट्टी के घड़ों में छोटे बदलाव कर उन्हें और अधिक उपयोगी तथा आकर्षक बनाए जा रहे हैं। आधुनिकता अपनी जगह है, लेकिन अब भी मिट्टी के घड़ों में रखे पानी की जो बात है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कारोबार जगत की खबरों पर डालते हैं एक नजर। एसएनडीपी ग्लोबल ने गुरुवार को स्थिर आउटलुक के साथ भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी पर बरकरार रखा। एजेंसी ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसकी बाहरी बैलेंस शीट काफी मजबूत है। निवेश और उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि अगले 3 से 4 वर्षों में ठोस विकास की संभावनाओं को मजबूत करेगी। चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा है। हमारा अनुमान है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद से अगले 2-3 साल वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से इस पर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगेगा। केंद्र सरकार ने 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत
नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत आ जाएगा। सरकार ने कहा कि RBI के परामर्श से ऐसा किया गया है। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों के लिए दुकान, औद्योगिक इकाई या फिर अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर प्रदर्शन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी से 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। पिछले 16 मई से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल संपन्न हो गई। अंतिम दिन 15 इवेंट के फाइनल हुए। इस प्रतियोगिता में झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक और आशा किरण बारला ने 800 मीटर में 5वें स्थान पर रहते हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। गुरुवार को खेले गए आईपीएल के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासे ने शतकीय पारी खेली। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली के आईपीएल करियर का यह 6वां शतक रहा। कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की भी बराबरी कर ली है। आईपीएल के आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 112 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ छठे और पंजाब किंग्स 12 अंकों के साथ 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं, लेकिन सीजन के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर टीम उम्मीदें मजबूत रखना चाहेगी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके पेशेवर करियर का अंतिम सत्र होगा। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 खिताब जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में पदार्पण के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में विश्व रिकॉर्ड है। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल में एज अल कमार को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वेस्ट हैम 1976 के बाद अपने पहले बड़े यूरोपीय फाइनल में पहुंचा है। वेस्ट हैम ने पहले लेग में 2-1 से जीत दर्ज की, वहीं दूसरे चरण में 1-0 से हराया। वेस्ट हैम का सामना फियोरेंटीना से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में बासिल को हराया था। 1980 FA कप उठाने के बाद से हैमर्स अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं वे 1999 इंटर टोटो कप की 3 विजेताओं में से एक थे। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने ब्राइटन को 4-1 से हरा दिया है। इस जीत ने न्यूकैसल को पहली बार चैंपियंस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना। G7 और क्वाड सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के खेलगांव में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, होम्योपैथिक औषधियों की खरीद के लिए PSU को किया जाए सूचीबद्ध। और झारखंड समेत देश भर में महिलाओं ने वट सावित्री के मौके पर पति की दीर्घायु की कामना की। रखा व्रत, बरगद पेड़ के नीचे की पूजा अर्चना।